बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 5। ये यूनिट 5 जो है हमारी लास्ट यूनिट है और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यूज को कवर करने वाले हैं। जो इस यूनिट में पिछले 3 से 4 साल में एक में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने इस वीडियो में टॉपिक्स भी कवर किया और उन क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये आपकी यूनिट काफी अच्छे से हो जाएगी। जो इस यूनिट पर सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग से आप देखो 2017, 18, 19, 21, 22 यानी हर साल इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको यूनिट 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है तो सबसे पहले आपको टॉपिक करना है डिस्क शेड्यूलिंग का। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली होती क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट की तरह वर्क करती है, जो हमारा क्या करते हैं, इंटरेक्ट कराते हैं हमारे कंप्यूटर से। कभी भी हमें डेटा शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना हो तो हम किसके हेल्प से करते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज कर हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, किसी भी डेटा को फैच कर पाते हैं, किसी भी डेटा को शेयर कर पाते हैं। अब नेक्स्ट में मैंने क्या बताया कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन्स, ये क्या होते हैं? हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, दीज आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि आपको पता होगा। These operating systems manage these devices, ensuring that data flow smoothly between the computer and the devices, allow you to interact with the system efficiently. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का हम यूज करके क्या कर सकते हैं? हम डेटा के फ्लो को स्मूथली कर सकते हैं। यानी अगर हमें मशीन ए से मशीन बी पर हमें डेटा को सेंड करना है या डेटा को फैच करना है तो वो हम क्या, उसका जो फ्लो है उसको हम स्मूथ कर सकते हैं। किसके हेल्प से? बाय यूजिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का हेल्प उनको यूज करेंगे, उनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने डेटा फ्लो स्मूथली कर सकते हैं और ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने सिस्टम के साथ एफिशिएंटली इंटरेक्ट कर सके। तो ये हमारा सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इनपुट आउटपुट बफरिंग। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे 82, 17, 18, 21, 22 में 10 नंबर में पूछा जा चुका है। अब इनपुट आउटपुट बफरिंग है क्या? इनपुट आउटपुट बफरिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ वेटिंग एरिया वेयर डेटा इज टेम्परेरी हेल्ड वेयर मूविंग बिटवीन कंप्यूटर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट बफरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके से, जैसे कि हमारे एक वेटिंग एरिया की जहां हम जाना चाह रहे हैं, डेस्टिनेशन जो हमारी, वहां हमारी जो सीट्स है वो फुल है, तो उस टाइम हम कहाँ जा रहे हैं? वेटिंग एरिया में जा रहे हैं। वेटिंग एरिया क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? इनपुट आउटपुट बफरिंग, जहां हम डेटा को टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मशीन ए से मशीन बी पर डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे बीच में कोई भी ऐसा हो सकता है कि हमें एट द टाइम हमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, हमारी जितनी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास नहीं है, हमें एट द टाइम कोई रिसोर्सेज चाहिए, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? इनपुट आउटपुट बफरिंग का यूज करेंगे और अपने डेटा से हम डेटा को टेम्परेरी स्टोर कर लेंगे। अब जैसे इसमें मैंने लिखा व्हाइल मूविंग बिटवीन कंप्यूटर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कभी भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं या फैच करते हैं या रिट्रीव करते हैं, कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, एट द टाइम हम किसका यूज करते हैं? इनपुट आउटपुट बफरिंग का हम यूज करते हैं। अब जैसे इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं इनपुट आउटपुट बफरिंग के यूज करने के, जैसे कि मैंने एक मेन रीजन, 2 मेन रीजन लिखे हैं। पहला क्या है? स्पीड मिसमैच। आप मशीन ए और मशीन बी की जो स्पीड है, जहां हम डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जहां से डेटा फैच करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम क्या उनकी स्पीड मैच ही नहीं हुई। मशीन बी में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो मशीन ए जो है वो बहुत तेजी से डेटा को सेंड करती है, लेकिन मशीन बी की उतनी स्पीड नहीं है एज कम्पेयर टू मशीन ए कि वो इतनी जल्दी क्या कर पाए? डेटा को ले पाए, रिसीव कर पाए। तो उस टाइम क्या होगा? हम इनपुट आउटपुट बफरिंग का यूज करेंगे जिसकी वजह से हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपनी टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारा वो फुल हो गया है, अगर हमारा उसकी स्पीड कम है तो हम किसका यूज करते हैं? इनपुट आउटपुट बफरिंग का यूज करके बफर का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर सकते हैं कि वो आराम से अपने डेटा को रिट्रीव कर सके या रिसीव कर सके। वही मैंने लिखा है डिफरेंट डिवाइसेस ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड्स। अगर आप डिफरेंट डिवाइसेस पर जाएंगे तो हर डिवाइसेस की क्या होती है? अपनी डिफरेंट स्पीड होती है, तो उसमें भी हमारे स्पीड मिसमैच होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर हार्ड डिस्क इज स्लोअर देन योर कंप्यूटर मेमोरी। अगर आपकी, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम स्पीड मिसमैच का समझ सकते हैं कि जो आपकी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है वो स्लो है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर मेमोरी, तो उस टाइम क्या होगा? हमारी स्पीड मिसमैच प्रॉब्लम आएगी, जिसके लिए हम रिजॉल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे? बफर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग ईच स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा वंस एट अ टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट दीज
पीसेज इन टू अ बफर। अब क्या है, बहुत सारे डेटा है, डेटा के बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पीसेज है। अब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक पीसेस के पास जाएगा, इतना टाइम उसके पास है कि वो अपना इतना टाइम वेस्ट करेगा कि पीस ए को ले, पीस बी को ले, फिर पीस सी को ले, फिर उनसे एक मॉड्यूल बनाए, इतना टाइम नहीं होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करता है, बफर का यूज करता है कि जो भी मेरे पास स्मॉल पीसेज आएंगे आप उसको किस में डाल दो, बफर में डाल दो, फिर मैं बाद में देख लूंगा कि क्या है वो। इसी तरीके से जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एफिशिएंसी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। व्हेन द बफर इज फुल इट प्रोसेस द डेटा ऑल एट वंस विच इज फास्टर। अब जब बफर फुल हो जाएगा तो उसे पता चल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोसेसेस जो डेटा है वो हम एक बार में ही अपना क्या करेंगे, रिसीव कर सकेंगे। अब एक एक करके रिसीव करने से बेटर है कि सब आप बफर में डाल दो, जितना आपके पास स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा है, फिर मैं उसको एक साथ ही रिसीव कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या होता है, जिसकी वजह से ये फास्ट प्रोसेस भी होता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंक्रीज होती है। अब इसका एक डायग्राम मैंने बताया जिसमें हमारी इनपुट डिवाइसेज है, बफर है और मेमोरी रैम है। जो इनपुट डिवाइसेज है वो उसमें क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है वो किसके अंदर आता है, इनपुट डिवाइसेज के अंदर। देन वो किस पे जाता है, बफर में। बफर क्या है, डेटा इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन द बफर। बफर हमारे किस लिए यूज होता है कि जो भी हमारा टेम्परेरी डेटा हम किसके अंदर स्टोर करते हैं, बफर के अंदर उसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा मेमोरी। मेमोरी हमारे क्या, डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। यहाँ से डेटा आया, बफर के अंदर गया, बफर के अंदर से मेमोरी ने लिया। मेमोरी क्या कर, मेमोरी हो सकती है, रैम हो सकती है और XYZ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा, जो भी डेटा है उसको प्रोसेस किया जाएगा। कौन प्रोसेस करेगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। तो ये इसका डायग्राम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आए तो आपको डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। अब हमारे टाइप्स क्या है, हमारे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट बफरिंग, सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग, सर्कुलर बफरिंग एंड स्पोलिंग। ये हमारे 4 टाइप के बफरिंग होते हैं। जैसे 10 नंबर में आएगा तो आप बफरिंग थोड़ी लिखेंगे, उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे विद डायग्राम। अब इसके टाइप्स, पहला टाइप क्या है, सिंगल बफरिंग। एज द नेम सजेस्ट सिंगल, यानी हम इसमें सिंगल बफर का यूज करते हैं। जब भी हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं इनपुट डिवाइसेस से किसी भी मेमोरी में, तो उस टाइम हम किसका यूज करते हैं, एट द टाइम अगर हम उनके बीच में उनके इंटरफेस में एक सिंगल बफर का यूज करें तो दैट इज कॉल्ड सिंगल बफरिंग। यूजेज अ सिंगल बफर टू होल्ड डेटा टेम्परेरी। हम इसमें किसका यूज करते हैं, सिंगल बफर का यूज करते हैं डेटा को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बफरिंग। डबल बफरिंग क्या होता है, यूटिलाइज 2 बफर टू अलाउ 1 बफर इज टू बी फुल वाइल द अदर इज बीइंग एम्प्टी। डबल बफरिंग हम जब यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा जरूरत लगे कि हमें जो डेटा वो ज्यादा टेम्परेरी स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम हम डबल बफरिंग का यूज करते हैं। डबल बफरिंग में क्या होता है कि हमारे 2 बफर होते हैं। हम जब हम डेटा को सेंड करते हैं या इन्फॉर्मेशन को फेच करते हैं तो उस टाइम हम उनके बीच में इंटरफेस में किसका यूज करते हैं, 2 बफर का यूज करते हैं। वो 2 बफर किस तरीके से होंगे कि एक बफर में आप डालते रहो वो फुल हो जाएगा, तो आप ऐसे नहीं आप स्टॉप हो जाओगे, आपके पास दूसरा बफर है अभी, आप उसमें डेटा को डाल सकते हो। इतना वो रिसीवर जो फर्स्ट वाले बफर से क्या कर लेगा, डेटा को फेच कर लेगा। तो ये होता है हमारा डबल बफरिंग। सर्कुलर बफरिंग यूजिंग अ फिक्स साइज बफर। इसमें हम क्या यूज करते हैं, फिक्स साइज बफर करते हैं कि हमारा साइज का जो हमारा बफर है उसका साइज लिमिटेड रहेगा इसमें सर्कुलर बफर में। दैट वर्क एज इट एंड इज कनेक्टेड टू द बिगनिंग क्रिएटिंग अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, जो भी हमारे इसमें डिवाइसेज होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, यानी लास्ट वाली फर्स्ट से होती है। जैसे आपको मैं बताऊं कि ये मशीन ए है, ये बफर है, ये मशीन बी है, तो ये क्या होता है, ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, यानी ये इस एंड से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या बनाती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर बफरिंग। इसमें जो बफर होता है उसका क्या होता है, साइज फिक्स्ड होता है। स्पोलिंग क्या होता है, स्पोलिंग स्टैंड फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ये इसकी क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है। यूजिंग अ बफर और डिस्क टू होल्ड आउटपुट डेटा दैट कैन नॉट बी प्रोसेस इमीडिएटली। ये स्पोलिंग हम तब यूज करते हैं, स्पोलिंग बफर का हम जब यूज करते हैं जो भी हमें डेटा वो इमीडिएटली हमें प्रोसेस नहीं करना, तुरंत के तुरंत हमें उसे यूज नहीं करना, एट द टाइम हमें कुछ टाइम बाद यूज करना है या फ्यूचर में यूज करना है। ज्यादा मतलब फ्यूचर में तो नहीं कि काफी टाइम बाद हमें यूज करना है, तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, स्पोलिंग का यूज करेंगे। स्पोलिंग हम जब यूज करते हैं जब एट द टाइम हमें बहुत सारे प्रोसेस को, सीपीयू को बहुत सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना हो, तब उस टाइम हम किसका यूज करते हैं, स्पोलिंग का यूज करते हैं। तो ये आई होप आपको समझ आ गएंगे 4 टाइप के, सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग, सर्कुलर बफरिंग एंड स्पोलिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइल एंड इट्स मेथड्स, जो कि हमारे AKTU 18-19 में पूछा गया था कि फाइल्स क्या है, उनके मेथड्स क्या है। तो मैंने इसमें क्या है, फाइल के जो भी कॉन्सेप्ट है उनको सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो फाइल होती क्या है, A file is a name collection of related information recorded on some storage medium। ये हमारा फाइल क्या है, फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी फाइल को बनाते हैं तो फाइल के अंदर क्या रहती है, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमारी जो फाइल है, जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर्स
रजिस्टर होता है वो भी क्या एक फाइल है, तो उसके अंदर क्या है स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है यानी उसके अंदर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं। तो फाइल हमारा क्या होता है जिसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल इमेजेस, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, काफ़ी सारी जो इमेजेस को हम कलेक्ट कर दें एक साथ तो उसकी हम एक फाइल बना दें तो वो क्या होगी कि इमेज फाइल्स। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग में आप करेंगे तो अगर आप index.html, css.style.css, js, आप अलग अलग फाइल्स जो होती है इसमें क्या होता है index.html के अंदर क्या है वही फाइल है जिसके अंदर क्या है html का सारा पार्ट रहता है, style.css क्या है जिसके अंदर css स्टाइलिंग का सारा पार्ट रहता है। तो index.html क्या एक सेपरेट फाइल है, style.css की एक सेपरेट फाइल है। उसी तरीके से हम काफ़ी सारी फाइल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल्स क्या है आपको समझ आ गया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब फाइल सिस्टम क्या है, द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज फाइल एंड डायरेक्टरी अलाउ यूजर्स टू स्टोर और रिट्रीव। अब फाइल सिस्टम क्या है, फाइल्स तो हमें पता चल गई, फाइल्स क्या है हमारे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम अब हमें फाइल काफ़ी लाखों करोड़ों फाइल्स होती है तो उन फाइल्स को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे वो हमें कौन बताता है, हमारा फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम हमारी जो फाइल्स और डायरेक्टरीज होती है उनको क्या करता है, मैनेज करता है। किस तरीके से मैनेज करता है कि यूजर कब उसे स्टोर कर सके, यूजर कब उसे रिट्रीव कर सके, यूजर उस पर कोई भी ऑपरेशन कब परफॉर्म कर सके, वो कौन डिसाइड करता है, वो कहाँ किसके अंदर आता है, हमारे फाइल सिस्टम के अंदर। फाइल सिस्टम बेसिकली आप बस एक मेन लाइन याद रखिए कि फाइल सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है हमारी सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज को, कि उसका मैनेजिंग का काम होता है। अब नेक्स्ट क्या हमारे फाइल्स के अंदर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, देयर आर सेवरल ऑपरेशन, जैसे आपको दिख रहे होंगे, क्रिएशन ऑफ फाइल, क्रिएट करना फाइल को। जब भी आप फाइल सबसे पहले अगर आपको कलेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। देन ओपनिंग अ फाइल, फिर आप क्या करेंगे उस फाइल को ओपन करेंगे, फिर रीड करेंगे, राइट करेंगे, क्लोजिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग, ये क्या है, देयर आर सेवरल ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म इन फाइल। हम फाइल पे ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, ओपन कर सकते हैं फाइल को, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं फाइल को, डिलीट कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारा फाइल का आएगा तो आपको ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्रिएशन, ओपनिंग, तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर गए। क्रिएटिंग अ फाइल, तो क्रिएटिंग अ फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो फाइल को क्रिएशन करने में सबसे पहला क्या होता है कि हमारा फाइल का नेम क्या है। जैसे आप index.html, तो वो भी क्या है, वो एक पार्ट है क्रिएशन ऑफ फाइल का, कि आप फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट करने से पहले आपको नाम पता होना चाहिए कि उस फाइल का नेम क्या है। तो ये आपको फाइल के ऑपरेशंस अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, ये 7 ऑपरेशंस है, आपको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से लिख के आना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब फाइल के अंदर ही आता है ये, इसकी फाइल को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब लाखों करोड़ों फाइल्स होती है, अब आप फाइल को कोई ना कोई मेथड तो आप यूज़ करते होंगे उसको एक्सेस करने के लिए, कि आपको फाइल फॉर एग्जांपल F1, F2, Fn फाइल है कि आपको F5 चाहिए, अब आपको पता है, लेकिन आप उसे किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो उसके कुछ मेथड्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कुछ मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला मेथड है वो क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस एज द नेम सजेस्ट, सिक्वेंशियल यानी 1 by 1 की सीक्वेंस में ही हम अपनी फाइल को एक्सेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल एक्सेस। अब इसमें क्या है, द सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड, ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड है इस सिक्वेंशियल एक्सेस। सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है, हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस। इन्फॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस इन ऑर्डर, वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो हमारी फाइल की इन्फॉर्मेशन होती है एक के बाद हम एक को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4, जैसे कि हमारे ये 1 2 3 4 क्या है कि सीक्वेंस है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट फाइल एक्सेस करेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ। तो वो किसके अंदर आता है, हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस के बाद। इसमें ये नहीं कि आप डायरेक्टली सेकंड को कर लेंगे, नहीं, पहले आपको फर्स्ट करना पड़ेगा फाइल को एक्सेस, देन उसके बाद आप सेकंड पे जा सकते हैं। ये नहीं लिखा वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर, एक रिकॉर्ड के बाद। तो ये हमारा ये क्या है, ये इसका डायग्राम है कि हमें इसमें बिगिनिंग होती है, ये एंड होती है, आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। हमारा सिक्वेंशियल एक्सिस जो हमारा यूज होता है, जो हमारा मैग्नेटिक टेप होता है, वो हमारे क्या होता है, सिक्वेंशियल एक्सिस को यूज करता है। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस क्या है, For direct access, the file is viewed as a numbered sequence of blocks or record. इसमें डायरेक्ट एक्सेस में क्या है कि सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, पहला फाइल 1 को, फिर फाइल 2 को, फिर फाइल 3 को, फिर फाइल 4 को, इस तरीके से एक्सेस करेंगे। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस में क्या है कि आपको अगर फाइल 3 पे जाना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइल 3 को एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक नंबर्ड ऑफ सीक्वेंस होता है, यानी जैसे F1 फाइल है तो उसका नंबर क्या है 0, F2 क्या है 1। तो इस वजह से जिसकी वजह से हम इनके नंबर को देखकर कि फाइल F2 का नंबर क्या है, हमारा सीक्वेंस नंबर क्या है
F1, तो हम सीधा डायरेक्ट जाके F1 को उसके सीक्वेंस नंबर से उसको एक्सेस कर सकते हैं। द फाइल ऑपरेशन इंक्लूड द रिलेटिव ब्लॉक नंबर एज अ पैरामीटर। जो ये हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक नंबर होते हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्टली किसी भी फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। अब जैसे मैंने इसके आगे इसका डायग्राम को डिस्कस किया है, ये हमारा डायग्राम है कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 या फाइल मान लीजिए। तो डायरेक्टली हमने ब्लॉक 2 को एक्सेस कर लिया, उसके बाद हम डायरेक्टली 4 ब्लॉक को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस, कि आप किसी भी फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि अगर 4 को कर रहे हैं तो आपको उससे पहले 3, 2, 1 आप उससे पहले एक्सेस करें, नहीं, डायरेक्टली किसी भी फाइल को जाके आप एक्सेस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इंडेक्स सिक्वेंशियल मेथड। इंडेक्स सिक्वेंशियल मेथड में क्या होता है, इंडेक्सिंग का हम यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग जैसे आप अपनी बुक्स वगैरह होती है तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, एक इंडेक्स आता है। इंडेक्स में क्या होता है, आपको पता होता है कि यूनिट 1 का जो चैप्टर है वो कहाँ से स्टार्ट है, पेज नंबर 3 से स्टार्ट है। यूनिट 5 का जो चैप्टर है वो पेज नंबर 40 से स्टार्ट है। तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। इसी तरीके से हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस मेथड कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर द फाइल। ये क्या करते हैं, जो हमारी फाइल्स है उनके लिए क्या कंस्ट्रक्ट करता है, इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करता है। द इंडेक्स लाइक एन इंडेक्स इन द बैक ऑफ द बुक। वही बुक की तरह जो इंडेक्स होता है इसी तरीके से इसमें इंडेक्स होता है। कंटेन द पॉइंटर टू द वेरियस ब्लॉक्स। ये क्या करता है, हम पॉइंटर से उनको कनेक्ट करते हैं कि जैसे हमारे ये फाइल 5 है तो उसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, 5 इंडेक्स से, कि इसका ये इंडेक्स है, जिसकी वजह से हम इंडेक्सिंग का यूज करके उसको एक्सेस कर पाते हैं फिफ्थ फाइल को, यानी F5 फाइल को, F1 फाइल को, इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल है इंडेक्स सिक्वेंशियल मेथड। अब हमारी क्या है, ये तो हमारे बहुत मेन वे है जो हमारे यानी हम पढ़ते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैंने अदर वे ऑफ फाइल एक्सेस जैसे रिलेटिव रिकॉर्ड एक्सेस होता है, कंटेंट एड्रेसेबल एक्सेस होता है। यह हमारे में है नहीं, हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये तीनों पढ़ने थे जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अगर ये आता तो आपको अच्छे से डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। और आप इनको अदर वे में भी, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है यानी आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास अदर वे ये है, वो भी फ्लो चार्ट में बना के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइल एलोकेशन मेथड। अब फाइल एलोकेशन मेथड है क्या, कि फाइल को हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइल एलोकेशन मेथड्स किस तरीके से होता है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी फाइल्स हैं, ये हमारी क्या है, ये हार्ड डिस्क है। फाइल्स होती है वो लॉजिकली हम किस में डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक्स में, ठीक है। हम इसको किस में डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स में। और ये जो हमारा हार्ड डिस्क होती है इसमें क्या होता है, इसमें सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम किस ब्लॉक को किस सेक्टर से मैप करें, किसको क्या एलोकेट करें, दैट इज कॉल्ड फाइल एलोकेशन मेथड। कि किसको कौन सी फाइल एलोकेट करना, वो आता है हमारा फाइल एलोकेशन मेथड। ये हमारे दो तरीके से होता है, कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस में क्या होता है कि 1 by 1, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये होता है कॉन्टिग्यूअस। नॉन कॉन्टिग्यूअस क्या होता है कि आप 2 से स्टार्ट कर दे, जहाँ जहाँ आपको फ्री स्पेस दिखे आप वहाँ एलोकेट कर दे या वहाँ से एक्सेस कर दे, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टिग्यूअस। ये हमारे दो टाइप के होते हैं। और वो फाइल एलोकेशन मेथड आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया फाइल एलोकेशन का, या आप बना के आ जाना। ये तो कि ये फाइल्स होती है, फाइल्स को हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो हमारी हार्ड डिस्क होते हैं उसे नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। और इसमें क्या करना होता है, हमें मैपिंग करनी होती है कि किसको हम कौन सी फाइल एलोकेट करेंगे। अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द एलोकेशन मेथड डिफाइन हाउ टू फाइल आर स्टोर्ड इन द डिस्क ब्लॉक्स। वही मैंने बताया कि हम किस तरीके से फाइल को एलोकेट करेंगे, ठीक है। डिस्क ब्लॉक्स में, ये ना हार्ड डिस्क में हम किस तरीके से फाइल को एलोकेट करेंगे, वो किसके अंदर आता है, फाइल एलोकेशन मेथड के अंदर। द 3 मेन डिस्क स्पेस और फाइल एलोकेशन मेथड। हमारे पास 3 मेन डिस्क स्पेस और फाइल एलोकेशन मेथड्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। 3 बताए तो 3 कौन कौन से, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशंस और इंडेक्स एलोकेशन। जो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है वो हम पढ़ेंगे, जो लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स एलोकेशन है ये नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब कॉन्टिग्यूअस एलोकेशंस है क्या, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप एग्जाम देंगे, आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे, अब ऐसे थोड़ी जहाँ आपको फ्री स्पेस दिख जाएगा, जहाँ आपको चेयर टेबल खाली दिख जाएगा, वहाँ जाके एग्जाम दे देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आपकी प्रॉपर रोल नंबर है कि रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 2 यहाँ बैठेगा, या 1 से 20 रोल नंबर रूम नंबर 205 में बैठेंगे, 50 से 60 रोल नंबर जो बैठेंगे रूम नंबर 301 में बैठेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, यानी 1 by 1
रोल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। तो कॉन्टिन्यूस एलोकेशन ये होता है। ईच फाइल ऑक्यूपाई कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ ब्लॉक्स ऑन द डिस्क की इसके पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एलोकेशन होते हैं कि 0 से स्टार्ट कर, 0 के बाद 1 ही आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। इट इज़ अ फाइल रिक्वायर्ड एन ब्लॉक्स, ये फाइल क्या है, ये फाइल रिक्वायर्ड क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स, एंड इट इज़ अ गिवन ब्लॉक बी, इसके पास क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, जिसको हम ब्लॉक बी भी बोलते हैं एज ए स्टार्टिंग लोकेशन। हम बी क्या है कि स्टार्टिंग लोकेशन बता रहे कि कहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी लोकेशन क्या है बी, देन द ब्लॉक असाइन टू द फाइल। फिर हम जब हमें स्टार्टिंग एलोकेशन पता चल रहा है कि स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस वे में फाइल को एलोकेट करना स्टार्ट कर देंगे कि 0 से यहाँ से स्टार्टिंग, तो हमें नेक्स्ट फाइल कहाँ करनी है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। आप ऐसे नहीं कि यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, नहीं, कॉन्टिन्यूस वे में ही आप करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बोथ सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सिस आर सपोर्टेड बाय दिस, सीक्वेंशियल एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस को दोनों को सपोर्ट करती है। दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब इसके एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस मेथड सफर फ्रॉम द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 4 में, तो वही इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती है। अगर आपको फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, ये फ्रेगमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जा सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ यूनिट 4 ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ मैंने अच्छे से फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हमारा लिंक लिस्ट एलोकेशन। लिंक लिस्ट एलोकेशन है क्या, ईच फाइल इज अ लिंक लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स विच नीडेड नॉट टू बी कॉन्टिन्यूस। इसमें कोई भी कॉन्टिन्यूस वे नहीं है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, जहाँ पे भी आपको स्पेस मिलता है आप वहाँ उसको एलोकेट कर देते हैं। जहाँ आपको लगा कि यहाँ स्पेस है तो आप वहाँ अपनी फाइल को एलोकेट कर देंगे। द डायरेक्टली एंटर कंटेन अ पॉइंटर टू द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग फाइल ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंटर होता है, एक एंडिंग पॉइंटर होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक डेटा होता है, एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या होता है, दूसरे वाले को का एड्रेस होल्ड करता है। इसी तरीके से इसमें डेटा होता है, पॉइंटर होता है, इस तरीके से, इसलिए इसे लिंक लिस्ट बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर डेटा भी होता है और पॉइंटर भी होता है। अब जैसे हमने एग्जांपल के लिए, हाँ, ये जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है, डायरेक्टली के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट तो इन्होंने पता है 9 और एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा 12, तो 9 से बिल्कुल इन्होंने क्या कर दिया, मैप कर दिया, और 12 से मैप कर दिया। तो लिंक लिस्ट एलोकेशन इस तरीके से होगा। अब इससे जो भी लिंक्ड होगा तो हम उसे क्या करेंगे, पॉइंटर का यूज करके उसे लिंक कर देंगे। सिर्फ आपको इसमें क्या याद करना है, ये नॉन कॉन्टिग्यूअस भी है, हम इसमें किसी भी जहाँ हमें फ्री स्पेस मिलता है वहाँ फाइल को एलोकेट कर देते हैं। इसमें हमारे पास स्टार्टिंग फाइल का पाथ पता, स्टार्टिंग उसका क्या होता है कि स्टार्टिंग एड्रेस पता होता है और हमारे पास एंडिंग एड्रेस पता होता है कि कहाँ से हमारी फाइल हमें कहाँ एलोकेट करनी है, कहाँ फिनिश करनी है। उस टाइम बीच में हम कहीं पे भी कभी भी कोई भी फाइल को एलोकेट कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है क्या, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ फाइल साइज की आप बात करें, अगर आपके पास थोड़ी सी फाइल है तो आप थोड़ी सी फाइल का स्टोरेज ले सकते हैं क्योंकि आपके पास नॉन कॉन्टिग्यूअस है कि आप कोई सी भी फाइल को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस फाइल साइज में ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। दिस मेथड डज नॉट सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसके अंदर कोई भी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, ना एक्सटर्नल होती ना इंटरनल होती। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इट डज नॉट सपोर्ट रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस, ये रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट है पॉइंटर रिक्वायर्ड इन द लिंक लिस्ट एलोकेशन। अब जो भी लिंक लिस्ट को एलोकेट करें तो यहाँ आपको क्या चाहिए, एक पॉइंटर चाहिए जिसको आप पॉइंट कर सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ है। तो हम इसमें किसके यूज होते हैं, पॉइंटर की नीड होती है। थर्ड क्या है हमारा, इंडेक्स एलोकेशन। अब इंडेक्स एलोकेशन पढ़ लेते हैं कि इंडेक्स एलोकेशन क्या है। स्पेशल ब्लॉक नोन एज द इंडेक्स ब्लॉक, इसमें क्या होता है कि स्पेशल ब्लॉक होता है जिसका हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ब्लॉक बोलते हैं, जो क्या कंटेन करता है, पॉइंटर कंटेन करता है सारे फाइल के ब्लॉक के। जैसे कि हम इस एग्जांपल से समझेंगे, हमारे पास डायरेक्टरी के इंडेक्स ब्लॉक जो है हमारा क्या है 19 है, तो 19 से, अब 19 से हमारे काफ़ी सारे कुछ भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये वाला भी है, ये भी है, किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप एलोकेट करेंगे उसे 19 से कनेक्ट कर लेंगे। सिर्फ हमें क्या पता है कि इंडेक्स ब्लॉक पता है या स्पेशल ब्लॉक पता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ब्लॉक, इसी को ही इसलिए इसका नाम पड़ा है इंडेक्स एलोकेशन। कि हमारे पास एक इंडेक्स पता होता है, उस टाइम हम किसी से भी उसको लिंक कर सकते हैं, इस पर भी हम पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमारे एक में हमारे 4 पे हमने स्टोर करी है फाइल, एक 12 पे की है, एक 2 पे की है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी फाइल किस तरीके से लिंक्ड है या कौन कौन सी फाइल ऑक्यूपाई है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको लिंक कर पाते हैं कि यहाँ हमने फाइल को एलोकेट किया है।
अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इट सपोर्ट डायरेक्ट एक्सिस को क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। इट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसके अंदर ये ओवरकम करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को। डिसएडवांटेजेस क्या है? वी लॉस द स्पेसिस में हम क्या करते हैं? स्पेसिस को लॉस कर पाते हैं, यानी हमें पता ही नहीं चलता कि अगर हम लिंक नहीं करेंगे, हमें काफी बार क्या होता है कि हम किसी को किसी से लिंक करें तो हमारा क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कहाँ कहाँ रह गया है। तो उसकी वजह से हमारे लॉस ऑफ स्पेसिस भी होता है। और पॉइंटर ओवरहेड, यानी हम बहुत सारे पॉइंटर्स का यूज करें। कितने आप यहाँ देखो, एक तो 19 को मैप करने के लिए पॉइंटर का यूज करें, फिर 14 को, फिर 12 को, फिर 8 को, फिर 4 को, फिर 2 को। तो इसमें क्या, पॉइंटर ओवरहेड, काफी सारे पॉइंटर्स की हमें जरूरत पड़ती है इसमें। तो ये हमारा क्या है, इसकी डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनसेव एंड सेव स्टेट क्या होते हैं? ये हमारा सेक्शन ए में 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अनसेव स्टेट्स क्या होते हैं और सेव स्टेट्स क्या होते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि अनसेव स्टेट होती क्या। अ स्टेट इज सेव इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू द वेरियस प्रोसेसेस इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर एंड अवॉइड डेडलॉक इन डूइंग सो। सेव स्टेट हम उसको बोलेंगे कि कोई भी हमारा सिस्टम एलोकेट कर रहा है, काफी सारे प्रोसेसेस को एलोकेट कर रहा है, काफी सारे रिसोर्सेज को, वेरियस प्रोसेसेस को एलोकेट कर रहा है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में वो क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, प्रोसेसेस को, और उसके बीच में कोई भी डेडलॉक नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेव स्टेट। और अगर अनसेव स्टेट जस्ट इसका अपोजिट है कि कोई भी हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं, प्रोसेसेस को इन पर्टिकुलर ऑर्डर, लेकिन अगर उस टाइम हमारा डेडलॉक आ जाता है, डेडलॉक अकर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अनसेव स्टेट। अनसेव स्टेट क्यों बोलेंगे डेडलॉक? डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक जैसे हमारे पास एक P1 है, एक P2 है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है। P1 के पास हमारा प्रिंटर है, इसके पास आप मान लीजिए इसके पास माउस है, प्रिंटर है, माउस है। ये इसको P2 को प्रिंटर की जरूरत है और P1 को किसकी जरूरत है? माउस की जरूरत है। ना तो P1 अपनी रिसोर्सेज देना चाह रहा है, ना P2 रिसोर्सेज देना चाह रहा है। तो इस टाइम क्या हो जाती है, हमारी डेडलॉक अकर हो जाती है। तो ये क्या सेव स्टेट है? ये तो अनसेव स्टेट है कि हमारी कोई भी प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही है, लाइक रुक गया है सब कुछ, हमारी कोई भी जो हम चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अनसेव स्टेट। और अगर हम जो भी प्रोसेसेस इसको चाहिए वो इसको मिला, जो इसको चाहिए वो इसको मिला, दैट इज कॉल्ड सेव स्टेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अनसेव स्टेट और सेव स्टेट होती क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसशेड्यूलिंग। डिसशेड्यूलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 का, जिससे हर साल हर बार क्वेश्चन आना ही आना है 10 नंबर में। इससे न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन हम पहले डिसशेड्यूलिंग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि डिसशेड्यूलिंग है क्या। डिसशेड्यूलिंग इज अ टेक्निक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू मैनेज द ऑर्डर इन विच द डिस्क इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आर प्रोसेसेस। डिसशेड्यूलिंग क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक है जो किस चीज़ के लिए यूज होती है कि हमारी रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए। अब हमारे पास n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है, अब हम किस ऑर्डर में उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, या किसको जो चाहिए, किसको जो भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसको चाहिए, जिसको हमारे क्या चाहिए, हमारे CPU चाहिए, तो हम किस वे में उनको एलोकेट करें, किस तरीके से हम उनको दें। कोई तो तरीका होगा, वैसे थोड़ी कि हम कि कोई भी आया हम उसको दे दे, लास्ट में आया तो उसे पहले दे दे, जो पहले आया वो अब तक वेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये एक मैनेज टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है, उनके ऑर्डर को डिफाइन करते हैं कि किस ऑर्डर में हम उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिसशेड्यूलिंग। डिसशेड्यूलिंग इज ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। डिसशेड्यूलिंग को हम क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। The main goal of this scheduling are to optimize the performance of disk operation, reduce the time. This scheduling हमारी क्या है, इसका मेन गोल क्या है डिसशेड्यूलिंग का, कि ऑप्टिमाइज करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को, यानी जो हमारे डिस्क के अंदर ऑपरेशन होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है, इंक्रीज करती है और रिड्यूस करती है टाइम। अब हमारे पास अब इतना जैसे बहुत सारे एक ही फैकल्टी के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक बहुत सारे डाउट लेके, तो कोई ऑर्डर तो होगा ना कि जो पहले आया मैं पहले उसका डाउट सॉल्व करूंगी, या जो बहुत टाइम से वेट कर रहा है मैं उसका रिजॉल्व करूंगी, या जिसका बहुत छोटा क्वेश्चन है सबसे पहले उसको रिजॉल्व करूंगी। कोई तो तरीका होगा ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब इतना टीचर जो वो फैकल्टी है वो इतना टाइम सोचने में लगाएगा कि मैं स्टूडेंट 1 कर लूँ, स्टूडेंट 2 कर लूँ, स्टूडेंट 3 कर लूँ, तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर कोई मैनेजेबल ऑर्डर और मैनेजेबल तरीका हो गया, या कोई भी ऑर्डर होगा कि जिस ऑर्डर में हम उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा टाइम। इसी तरीके से इसमें हमारे पास क्या डिसशेड्यूलिंग का यूज करके हम रिड्यूस करते हैं टाइम। हमें पता रहता है कि हमें किस टाइम किसको एलोकेट करना है CPU, और किस टाइम किसको एलोकेट करना है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट।
ठीक है। अब डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है क्या? दिस एल्गोरिथम हैज डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द डिस्क रीड एंड राइट रिक्वेस्ट आर प्रोसेसेस। डिस्क एल्गोरिथम क्या है? ये डिटरमाइन करते हैं कि किस ऑर्डर में हमारी डिस्क रीड करेंगी और राइट करेंगी रिक्वेस्ट प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट को किस तरीके से रीड करेंगे डिस्क के अंदर, किस तरीके से राइट करेंगे, उसका ऑर्डर जो हम डिफाइन करते हैं वो किस तरीके से करता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का यूज करके। अब हमारे पास एल्गोरिथम्स है क्या? देयर आर 6 एल्गोरिथम विच आर यूज इन द डिस्क शेड्यूलिंग। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया हम उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, की जिसकी शॉर्टेस्ट हमारी जो हमसे जो डिस्टेंस है जिसकी शॉर्टेस्ट होगी उसको हम पहले लेंगे। फिर स्कैन, सी स्कैन लुक एंड सी लुक, दीज आर 6 एल्गोरिथम्स। इनसे ही हमारे मेनली क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ लिया कि हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं। अब उनके ऊपर क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं AKTU 11-12, AKTU 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 21, 22, 18, 19, 17, 18, हर साल 10 नंबर में ये तो क्वेश्चन फिक्स्ड है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से करें। तो हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले जो हमारी एल्गोरिथम थी वो क्या थी? FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा हम उसको सर्व कर देंगे। मोस्ट फेयर वे ऑफ शेड्यूलिंग बट नॉट फास्ट है। ये बहुत फेयर वे है कि जो पहले आएगा हम उसको पहले देंगे, लेकिन ये क्या बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो बोलेगा कि स्टूडेंट 2 बोलेगा मैम मैं पहले आया हूँ, फिर वो बोलेगा मैं तो थोड़ा कभी कभी क्या होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको बोल नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब इसमें हमें क्या गिवन होता है? इसमें हमें क्यू गिवन होती है, प्रायोरिटी क्यू गिवन होती है, जिसके अंदर 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 ये सब हमारे पास जो है रिक्वेस्टेस हैं। आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास रिक्वेस्ट है, हमें इनको शेड्यूल करना है कि कौन सी रिक्वेस्ट को हम पहले एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे पास हेड होता है, हेड यानी स्टार्टिंग पॉइंट। अब बहुत सारी रिक्वेस्ट, आपके पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, आप कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? हेड गिवन होता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 53 से। और इसमें हमें एक रेंज भी गिवन होती है कि हमारे जो वो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 200 तक या 0 से 199 तक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें हमें इनिशियली क्या लिखना है? 0 और यहाँ क्या लिखना है? 199। ये आपको गिवन होगा, इस क्वेश्चन में भी गिवन था। ठीक है। अब आपको क्या पता है हेड क्या है? 53, यानी 53 यहाँ कहीं होगा। तो 53 से हमें क्या करना है? स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके। 53 पे हम आ गए। अब 53 से कहाँ जाएं? 53 से सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहला आया उसको हम पहले देंगे। पहले कौन आया? 98, तो सबसे पहले हम किसको देंगे? 98 को। 98 आया। अब 53 के राइट साइड होगा लेफ्ट साइड होगा? ऑब्वियसली राइट साइड होगा, तो ये क्या हुआ हमारा? 90। अब 98 के बाद हम कहाँ जाएंगे? 183। 180 इसके लेफ्ट होगा राइट होगा? कहीं आगे ही होगा। तो यहाँ हमने क्या मान लिया कि यहाँ क्या है? 183। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 183। 183 के बाद क्या है? 37। 37 इसके राइट में होगा लेफ्ट में होगा? ऑब्वियसली लेफ्ट में होगा। तो हम यहाँ कहीं हमने मान लिया कि यहाँ क्या है हमारा? 37। ठीक है, ये क्या है हमारा? 37। देन 122। 122 इसके लेफ्ट में होगा राइट में होगा? कहीं यहाँ जाके 120 होगा। 183 से पहले 98 के आगे, तो यहाँ क्या हमने माना कि यहाँ क्या है हमारा? 122। देन 122 के बाद कौन आया हमारा? 14। तो 14 हमारा लेफ्ट में होगा राइट में होगा? ऑब्वियसली लेफ्ट में होगा। तो मैंने मान लिया कि 14 का होगा यहाँ होगा कहीं कि 14 कि 37 के भी बाद कहीं 14 आता है। तो यहाँ मेरा क्या है? 14। देन 124। 120 के 122 के कहीं पास होगा, तो मैंने मान लिया यहाँ हमारा क्या है? 124। तो यहाँ से हम 14 से कहाँ गए? 124 पर। फिर 124 के बाद क्या है? 65। तो 65 कहाँ होगा हमारा? 53 के कुछ आगे, यानी यहीं का ही होगा। तो यहाँ हमने कहाँ मान लिया कि यहाँ क्या है हमारा? 65। देन 67। 65 के पास ही हमारा क्या हो? फिर 65 के कहीं हमारा पास होगा, क्या होगा? 67। तो ये क्या हो गया हमारा? 67। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा एक तरीके से चार्ट बन गया जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? अपनी शेड्यूलिंग बता सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हेड मूवमेंट पूछा जाता है कि हेड मूवमेंट कितना है। तो हेड मूवमेंट किस आई होप आपको समझ आ गई कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। सिंपली हेड जो है हेड से स्टार्ट करना है, फिर आपको सिर्फ देखते जाना, जो है उसको उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते जाना और ये देखते जाना कि इसके राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। ठीक है, आगे होगा कि हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब हमारा हेड मूवमेंट पूछेगा, तो हेड मूवमेंट हमें किस तरीके से निकालना है। तो हमारा जो पहला देखेंगे, पहला हमारे कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कुछ पाथ है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट में से पहले पॉइंट को माइनस करके 98 - 53 प्लस 189 - 98
इस तरीके से, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने निकाला है, थोड़ा कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी कि पहला हमारा पूरा पार्ट ये है, तो 183 में से माइनस कर देंगे 53, 183 माइनस 53, फिर प्लस, फिर 183 से हम कहाँ जा रहे हैं 37, फिर 183 माइनस 37 प्लस, फिर 122 माइनस 37। आपको ये नहीं कर देगा कि 37 माइनस 122, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, फिर 122 माइनस 14, फिर 122 माइनस 14, फिर 124 माइनस 14, फिर 124 माइनस 65, फिर 67 माइनस 65। इन सबको अब जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 640। तो हाइड मोमेंट हमारा आएगा 640। अगर कोई भी हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग से क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इनिशियल 0 से 199 तक लेके जाना, जो भी आपको गिवन होगा। फिर हमें क्या करना है, एक हेड गिवन होता है। हेड हमारा क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है। फिर वहाँ से जो भी हमारी क्यू में पहला डेटा होगा हम उसको लेते जाएंगे और उसको मैप करते जाएंगे। लास्ट में हेड मूवमेंट निकालने के लिए यहाँ से जो हमारे पाथ होंगे उसमें से हम बड़े वाले से छोटे को माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, जब आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर हमारा होगा SSTF। अब हमें SSTF हमारा था क्या, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, यानी जिसका हमारा सबसे शॉर्टेस्ट अब हमारी डिस्टेंस है, जिसकी डिस्टेंस सबसे छोटी होगी हम वहाँ पहले जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेलेक्ट रिक्वेस्ट विद लीस्ट सीक टाइम फ्रॉम करंट हेड पोजीशन। करंट हेड पोजीशन से जिसका टाइमिंग सबसे कम है हम उसकी रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, क्यू और हेड है। यही क्वेश्चन आपका करने के लिए आया था कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व SSTF से करना है, ठीक है। अब हमारा हेड क्या है, वही हमारा हेड क्या है 53। अब 53 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, पहले आप देखो कहाँ कहाँ जा सकते हो। आप 53 से 65 भी जा सकते हो और 37 भी जा सकते हो। अब इन दोनों में से पास देखो कौन, हम इसमें ये नहीं देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू 14 है, नहीं, हम इसे देखेंगे 53 से सबसे कम डिस्टेंस पर कौन है। 65 में से आप 53 को माइनस करके देखो, फिर 53 में से 37 को माइनस करके देखो, जो शॉर्टेस्ट आएगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो शॉर्टेस्ट हमारा क्या आएगा 65। तो हम 53 से कहाँ जाएंगे, 53 से कहाँ गए हम 65 तक। अब 65 पे आ गए, 65 से हम देखेंगे कौन कौन सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। 65 से सारी रिक्वेस्ट को, कोई सी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 65 से सबसे कम डिस्टेंस पर कौन है, 65 से कम डिस्टेंस पर कौन है सबसे 67। तो हम क्या लेंगे फिर इसके बाद 67। अब 67 के बाद देखेंगे हमारे पास 98 आएगा, सीधा 98 सबसे इधर राइट साइड देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 98, लेफ्ट साइड देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 37। अब देखो इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ किसका पड़ेगा, शॉर्टेस्ट टाइम हमें किस में लगेगा 37 में पहुंचने में। तो 67 से हम कहाँ जाएंगे 37, फिर 37 से आपको टाइम 98 पे ज़्यादा लगेगा या 14 पे, 98 पे कम लगेगा या 14 पे, तो 14 पे ऑब्वियसली तो हम कहाँ जाएंगे यहाँ से फिर 14 जाएंगे। फिर 14 से सबसे कम हमें कहाँ लगेगा 98 पे, फिर 98 से 122, फिर 128 से 124, फिर 124 से 183। आई होप आपको समझ आ गया। सिर्फ आपको ये देखना है जो हेड है, हेड से हमारी सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस पर कौन है, उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करते जाना है और ये हमारा चार्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको हेड मूवमेंट, सेम हेड मूवमेंट आपको क्या करना है, सिंपल 67 में से 53 को माइनस करना है, प्लस 67 में से 14 को माइनस करना है। एक ये है ना 67 में से 14 को माइनस करना है, फिर 183 में से 14 को माइनस करना है। ये मैंने नीचे सॉल्व कर दे, इसका आंसर क्या आएगा 236। एक बार आप खुद करके देखें तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारी स्कैन शेड्यूलिंग है क्या, स्कैन शेड्यूलिंग में बताते हैं कि हमें हेड से किसकी तरफ मूव करना है, स्टार्टिंग की तरफ मूव करना है या एंडिंग की तरफ मूव करना है, या आप ये समझ लीजिए कि हमें लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करना है या स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करना है। तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग की तरफ मूव करना है, यानी आपको 0 की तरफ मूव करना है। तो सबसे पहले हमारी जो हेड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ 53, फिर 53 से जब हम लेफ्ट जाएंगे तो सबसे पहले हमारी कौन सी रिक्वेस्ट आएगी 37, तो 37 को एक्सेप्ट कर लेंगे। देन कौन सी आएगी 14, फिर 14 को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम, इसमें 0 तक जाते हैं। आप याद रखिए जहाँ भी ये बताएगा कि आपको टूवर्ड्स, अगर आपको स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना है तो टूवर्ड्स 0 तक जाएंगे, लार्जेस्ट की कहेगा तो 199 तक जाएंगे। तो इसने क्या बोला है, स्टार्टिंग की तरफ जाना है, टूवर्ड्स स्मॉल वैल्यू की तरफ जाना है। तो स्मॉल वैल्यू हमारी इधर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड लास्ट तक जाएंगे 0 तक। फिर 0 से हम कहाँ जाएंगे, 0 के बाद हमारी कौन सी रिक्वेस्ट आएगी राइट साइड में 65, फिर 67, फिर 98, फिर 122, फिर 124, फिर 183। स्कैन शेड्यूलिंग में आपको सिर्फ ये करना है कि अगर वो राइट साइड बोलेगा कि आपको टूवर्ड्स
स्मॉलर वैल्यू जानी है तो स्मॉल तक जाएंगे यानी 0 तक जाएंगे, लार्जेस्ट बोलेगा तो लास्ट तक जाएंगे। हेड मूवमेंट निकालेंगे, हेड मूवमेंट सिंपल 53 माइनस 0 प्लस 183 माइनस 0 236 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। स्कैन शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग है वो क्या है सी स्कैन यानी सर्कुलर स्कैन। सर्कुलर स्कैन में है क्या, द डिस्क आर्म इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग इस डायरेक्शन गोज टू द अदर एंड, ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता, ये क्या करता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाता है और बीच में कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये इसका क्या जो आर्म का मूव होता है वो कि एक सर्कुलर फैशन में होता है, तो उसमें हम बोलते हैं सी स्कैन। सी स्कैन में भी हमें बताया जाता है कि टूवर्ड्स हमें लार्ज वैल्यू की तरफ जाना है या टूवर्ड्स हमें स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना है। अब जैसे आप इसका एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सी स्कैन में हम किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। जिसमें हमारी क्यू गिवन है वही हेड गिवन है। अब इसने क्या बताया टूवर्ड्स लार्ज वैल्यू यानी हमें किसकी तरफ जाना है, लेफ्ट या राइट की तरफ, क्योंकि इसने क्या बोला हमें लार्ज वैल्यू की तरफ मूव करना है। हेड क्या है 53, तो 53 से स्टार्ट करेंगे तो 53 से हमारी कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, देन 65, सबसे पहले कौन सा है 65, फिर 67, फिर 98, फिर 122, फिर 125, फिर 183, फिर कहाँ तक जाएंगे 199 तक जाइए, क्योंकि इसने क्या बोला टूवर्ड्स लार्ज वैल्यू यानी जो हमारी लास्ट लार्ज वैल्यू वहां तक जाएंगे। ठीक है, देन लार्ज वैल्यू के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या बोला इसका सर्कुलर फैशन होता है। सर्कुलर फैशन यानी जब वो लास्ट अपनी एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब उसे पता चल जाता है कि ये सबसे लार्ज वैल्यू है, देन वो कहाँ जाएगा एकदम मूव करेगा स्टार्टिंग वैल्यू पे, स्टार्टिंग की तरफ मूव करेगा। और जब वो स्टार्टिंग की तरफ मूव करेगा तो उसके बीच में जो भी रिक्वेस्ट आएगी किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे वो 199 पे स्टार्टिंग में कहाँ पहुंचे एकदम 0 पे पहुंच गया, फिर 0 से स्टार्ट करेगा, फिर 0 से कौन सी रिक्वेस्ट आएगी हमारी 14, देन कौन सी आएगी हमारी 37। आगे पे आपको समझ आ गया, बिल्कुल ईजी है, बस आपको रिक्वेस्ट बताया कि लार्ज वैल्यू की तरफ जाना है स्मॉल वैल्यू की तरफ, उसकी तरफ आप जाएंगे और फिर अगर लार्ज वैल्यू से फिर कहाँ जाएंगे एकदम आप स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे। अगर ये टूवर्ड्स स्मॉलर वैल्यू बोलता है तो स्मॉलर वैल्यू 0 पे आते, फिर 0 से आप कहाँ जाते 199 जाते, जैसे आपने 199 से 0 गए इसी तरीके से 0 से 199 जाते, फिर 199 से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते। ठीक है, जब भी वो अपने लार्जेस्ट वैल्यू पे पहुंच जाए या स्मॉलेस्ट वैल्यू पे पहुंच जाए तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करता। जैसे इसने बोला टूवर्ड्स लार्ज वैल्यू, तो जब तक वो अपनी लार्ज वैल्यू पे पहुंच जाएगा उसके बाद वो तुरंत कहाँ जाएगा अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू इनिशियल वैल्यू पे जाएगा जहां से उसने स्टार्टिंग की है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। फिर हम इसको क्या निकालेंगे, हेड मूवमेंट निकालेंगे। हेड मूवमेंट किस तरीके से निकालेंगे, 199 माइनस 53 प्लस 199 माइनस 0 प्लस 37 माइनस 0, तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 382। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, उसके लिए सॉरी, आप एक बार खुद से कैलकुलेशन करके देख ले। तो आई होप आपको सी स्कैन सर्कुलर स्कैन आपको समझ आ गया होगा। क्या हमारी लुक शेड्यूलिंग, लुक शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व कर देते हैं अब वो देखेंगे। मूव हेड अप टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस डिस्क देन रिटर्न इमीडिएटली टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डिस्क। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा हेड गिवन होता है उसे सबसे पहले लास्ट एलिमेंट तक लेके जाते हैं, फिर लास्ट एलिमेंट से इमीडिएटली किस पे रिटर्न करते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट पे, और फिर फर्स्ट एलिमेंट से हम क्या करते हैं कवर करते हैं अपने सारी एलिमेंट की रिक्वेस्ट। अब इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हम लुक शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सेम न्यूमेरिकल है, सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको वही 53 हमारा क्या हेड गिवन है, तो हम 53 से सबसे पहले क्या जाएंगे मूव करेंगे हेड को क्या लास्ट एलिमेंट ऑफ द डिस्क तक। 53 से हमारी कौन सी रिक्वेस्ट आएगी फिर 65, देन 67, देन 98, देन 122, देन 124, देन 183। हम इसमें 199 तक नहीं जाता, आपको ये याद रखना है। लुक शेड्यूलिंग में हम 199 तक नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्क के लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे। ये नहीं कि जो उसकी पूरी लिमिट है वहां तक जाएंगे, हम सिर्फ 183 तक जाएंगे। फिर 183 से हमने क्या पढ़ा कि लुक शेड्यूलिंग में फिर लास्ट एलिमेंट तक जब हम पहुंच जाएंगे फिर इमीडिएटली रिटर्न कर जाएंगे हम फर्स्ट एलिमेंट पे, फिर लास्ट एलिमेंट से हम इमीडिएटली किस पे रिटर्न कर जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट पे। 0 पे रिटर्न नहीं करेंगे, इसमें 0 और 199 इन्वॉल्व नहीं होता। फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 14, तो रिटर्न कर जाएंगे फिर 14 पे। फिर 14 के बाद हमारी जो भी रिक्वेस्ट है उनको क्या करेंगे हम अप्रूव करेंगे, और फिर हम इसका वही हेड मूवमेंट निकालेंगे। हेड मूवमेंट 183 माइनस 53, फिर 183 माइनस 14 प्लस 37 माइनस 14। ये जो न्यूमेरिकल आया हो आपको समझ आ गया होगा। बस आपको इसमें लुक शेड्यूलिंग में आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारा जो 199 और 0 वो इन्वॉल्व इसमें नहीं होता, लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यूनिट 5
यहाँ फिनिश होते हैं, जिसमें हमने न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर लिए हैं विद PYQs, विद हमने सारे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो भी मैंने इसमें कवर करा दिए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और आपको नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है जहाँ से आप जाकर हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी यूनिट 5 की जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 1 से यूनिट 5, तो आप चेकआउट कर सकते हैं आपने अगर रिमेनिंग यूनिट नहीं देखी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।